Hello everyone, welcome to Gur Academy. I'm Gurjeet Kaur and today's topic is development of irrigation, transport and communication. This topic is part of BA final class. इस टॉपिक में हम अंग्रेजों के समय में पंजाब में सिंचाई, आवाजाही और संचार के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इरिगेशनल डेवलपमेंट्स को पढ़ते हैं। इरिगेशनल डेवलपमेंट्स में हम देखेंगे कि पंजाब में दो तरह की नहरें बनाई गई थी। एक तो बारामासी नहर जिसको पेरेनियल कैनाल्स कहते हैं, दूसरी तो ज्ञानी नहरें जिसको इनंडेशन कैनाल्स कहते हैं। जो बारामासी कैनाल है उसमें सारा साल पानी बहता है, जो इनंडेशन कैनाल्स है उसमें फ्लड से जो वाटर आता है उसको इसमें डाला जाता है और इस तरह जो है इन कैनाल्स के द्वारा खेतों को जो है पानी पहुंचाया जाता है या हम ये कहें कि इरिगेट किया जाता है। तो सबसे पहली कैनाल है अपर बारी दोआब कैनाल। ये कैनाल जो है इसमें रावी और ब्यास जो रिवर्स है उसका वाटर आता है और इस वाटर से गुरदासपुर, अमृतसर और लाहौर के डिस्ट्रिक्ट में जो जमीनें हैं, जो भूमि है उसको इरिगेट किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1850 में की गई और इस कैनाल को 1859 में खोल दिया गया था और 1875 में ये कहते कि इसका हेडवर्क्स का काम गुरदासपुर जिले के माधोपुर गांव में किया गया था और इस नहर के फलस्वरूप बड़े क्षेत्र में जो जमीन है वो काफी बढ़ गई थी। 1939-40 में इस नहर के अधीन 1.25 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा जमीन आने शुरू हो गई थी। देन 1901-1902 में इस कैनाल से 86,300 एकड़ जमीन जो है इरिगेट की जाती थी। 1939-40 में 1,39,246 जो है एकड़ जमीन जो है उसको इरिगेट किया जाता था। नेक्स्ट कैनाल है हमारे पास वेस्टर्न यमुना कैनाल। एज अ नेम शोन, तो ये कैनाल जो है वो यमुना रिवर से निकाली गई थी। इससे अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और दिल्ली के जिलों में जो है और पटियाला और जींद के रियासतों में जो है जमीनों की सिंचाई की जाती थी और इसके हेडवर्क्स का काम अंबाला जिले में ताजेवाल नामक स्थान पर 1873 में आरंभ हुआ था, जिसको 1879 में कंप्लीट किया गया था। 1892 में पंजाब सरकार ने इन नहरों को रोहतक से पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी थी। कहते कि इस योजना की प्रवानगी 1893 में गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। 1940 में इस कैनाल के द्वारा 1.75 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो इरिगेट की जाती थी। नेक्स्ट कैनाल सरहंद कैनाल। ये कैनाल सतलुज दरिया से निकाली गई है और उत्तर पश्चिम में सतलुज और दक्षिण पूर्व में पटियाला और घग्गर नदी के बीच में बहावलपुर और बीकानेर की जो रियासतें हैं उसकी भूमि को इरिगेट करती है। इस कैनाल का आरंभ जो है तीन रियासतों में, पंजाब की तीन रियासतों के द्वारा किया गया था, पटियाला, नाभा और जींद। और इसमें जो है इसका मुख्य भाग 1882 में कंप्लीट हुआ। वॉइसराय लॉर्ड रिपन ने 24 नवंबर 1882 को इस नहर को खोलने की रस्म अदा की। 1939-40 में इस नहर में 2.25 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन को इरिगेट किया गया था। नेक्स्ट कैनाल लोअर चनाब कैनाल। ये चनाब नदी के किनारे पे जो है निकाली गई थी और इससे जो है गुजरांवाला, शेखोपुरा, लायलपुर, झंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके द्वारा इस पानी के द्वारा इरिगेट किया जाता था। पहला ये एक इनंडेशन कैनाल होती थी जिसमें फ्लड से वाटर आता था, परंतु 1889 में इसको जो है पेरेनियल कैनाल में ट्रांसफर कर दिया गया था। कहने का मतलब कि इस कैनाल में अब 12 मंथ्स जो है वाटर रहेगा। 1939-40 में इस कैनाल के द्वारा 2.5 मिलियन एकड़ जो है एरिया इरिगेट किया जाता था। नेक्स्ट कैनाल है लोअर जेहलम कैनाल। एज द नेम शोन, ये जेहलम नदी के किनारे पर निकाली गई थी और इस कैनाल के द्वारा चनाब और जेहलम की जो एक तरह से हम कहें कि बंजर जमीन है उसको फर्टाइल करने के लिए यूज किया गया था। इस नहर की योजना नवंबर 1887 में तैयार की गई। 1888 में गवर्नमेंट ने इसको प्रवानगी दी और 1898 से इसको दोबारा से जो है शुरू ना किया गया और 1901 में इसको खोल दिया गया था। नेक्स्ट है स्वात रिवर कैनाल।
स्वात रिवर कैनाल की योजना 1870 में बनाई गई थी और 1876 में इसकी खुदाई आरंभ की गई। 1885 में इस नहर को खोला गया और इस कैनाल के द्वारा स्वात और काबुल जो रिवर्स हैं उसके 235 विलेजेस को इरिगेट किया जाता था। देन है ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट। ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट एज ए नेम शोन, ये 3 रिवर्स के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। 3 हम जो कैनाल्स के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो वो कैनाल है अपर झेलम, अपर चनाब और लोअर बारी दोआब। इस योजना में जो रिवर्स आती हैं वो झेलम, चनाब और रावी नदी है। इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन तीनों नहरों में इकट्ठा किया जाता था और वहां से मांटगुमरी और मुल्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इरिगेट किया जाता था और इसका काम 1917 में कंप्लीट हुआ था। देन इनिंडेशन कैनाल्स, ये वो कैनाल हैं जिसमें फ्लड से वाटर आता है। तो इसमें सबसे पहली कैनाल है सिद्धनही कैनाल। ये रावी से नदी से बनाई गई कैनाल है और इस कैनाल से जो है और 4 नहरें जैसे कि सिद्धनही, कोरंगा, फजल शाह, अब्दुल हकम, इनके इकट्ठ से जो है 1886 में इस नहर को तैयार किया गया था। देन है शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में 26 कैनाल्स जो झेलम दरिया से पानी लेती थी, मुख्य रूप में शाहपुर जिले में स्थित थी। देन मुजफ्फरगढ़ कैनाल्स होगी जो सिंध दरिया के लेफ्ट हैंड में और चनाब दरिया के राइट हैंड से निकलती थी और ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को इरिगेट करती थी। देन डेरा गाजी खान, इसमें टोटल जो है 15 कैनाल्स थी और ये डेरा गाजी खान और उसके आसपास के एरिया को इरिगेट करती थी। अपर सतलुज कैनाल्स ये 4 थी और ये सतलुज नदी से निकाली गई थी और इसके द्वारा जो है इसके अलावा ब्यास नदी के जो एरिया है उनको भी ये इरिगेट करती थी। देन लोअर सतलुज कैनाल जो सतलुज नदी के राइट हैंड साइड से निकलती थी और मुल्तान जिले के कुछ भाग में इरिगेट करती थी। ग्रे कैनाल्स ये गिनती में टोटल 10 है और ये सतलुज नदी से ही निकाली गई हैं। तो हम ये कहें कि इन कैनाल्स के द्वारा 1940 में 15.5 मिलियन एकड़ एरिया इरिगेट किया गया। 1945-46 में इस कैनाल्स के द्वारा 17.75 मिलियन एरिया को इरिगेट किया गया था। नेक्स्ट है क्लोनाइजेशन ऑफ द रचना दोआब। क्लोनाइजेशन ऑफ रचना दोआब का मीन्स ये है कि इन कैनाल्स में किसानों को लाकर जो है यहाँ पर रहने का पूरा तैयारी करना था और ये इस विशाल जो एरिया है उसको आबाद करना था, इसलिए इसको हम कह देते हैं क्लोनाइजेशन। तो 1892 में लोअर चनाब के जो पेरेनियल कैनाल हैं वहाँ पर जो है इसका काम शुरू किया गया। यहाँ पर जो है बहुत सारी शुरू में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट तक जो है यहाँ पर सामान पहुँचाया गया और फर्स्ट जब प्रोडक्शन हुई तो वहाँ से जो है जो भी सामान था, जो भी फसल हुई थी उसको मार्केट में ले जाने के लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सबसे पहले सियालकोट, अमृतसर, होशियारपुर जैसे जो बहुत बड़े एरिया थे जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वहां से किसानों को लाकर जो है वो रचना दोआब में उनके लिए कॉलोनी बनाएगी जहां पर जो है इन लोगों ने रहकर अपनी खेती बाड़ी कृषि का काम शुरू किया और कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने इस एरिया को बहुत फर्टाइल बनाने में भी योगदान दिया। इसके अलावा इन लोगों की डेवलपमेंट भी हुई थी। तो यहाँ पर कहते कि रचना दोआब के एरिया में किसान, जिम्मेदार, साबका फौजी और मजदूर भी आकर रहने लग गए थे। देन इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं अदर कैनाल कॉलोनीज। तो अदर कैनाल कॉलोनीज में शाहपुर, मिंटगुमरी, सिडनई, झंग, अपर चनाब और झेलम में भी कॉलोनियां बनाई गई थी। तो इसमें 5 मिलियन एकड़ जमीन थी। 1921-22 में इसकी प्रोडक्शन टोटल 30 करोड़ रुपए की थी और 1906 में कहते कि इससे रिलेटेड कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल पास किया गया था, जिसके द्वारा झेलम और चनाब की जो नहरी कॉलोनियां हैं वहां पर बसे जो किसान थे उनकी जो एक तरह से नाजायज पाबंदियां थी उनके ऊपर लगाई गई थी, उनको हटा दिया गया था। इसके अलावा जो है इस समय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे बहुत सारे नेता जैसे कि लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, सैयद हैदर जैसे लोगों ने भी 1907 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिससे वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने लोगों को शांत करने के लिए ये कॉलोनाइजेशन जो है कानून बना दिया था। अब आ जाते हैं कि इन कैनाल्स जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी वीकनेस क्या है।
सबसे पहली वीकनेस ये है कि नहर बनाने के बावजूद भी 70% पंजाब का जो एरिया है वो बेकार रहा था। 30% जमीन जो है, भूमि है, उसको ही पानी इन कैनाल से मिलता था। सेकेंडली, जो रेलों के मुकाबले नहरों के ऊपर कम खर्चा आता था, जिस कारण नहरी सिंचाई प्रणाली का उचित विकास नहीं किया गया। किसानों को अब देखो लैंड रेवेन्यू भी देना है, इसके साथ साथ उनको इरिगेशन टैक्स भी देना पड़ता था। इसके कारण किसानों के ऊपर करों का बोझ बढ़ गया था। और कई कहते कि कैनाल्स बड़ी ही दोषपूर्ण बनाई गई थी, जिसमें पानी एक साथ जमा नहीं होता था और कई टाइम तो पानी इतना बढ़ जाता था कि वो बीमारी फैलानी, इवन फ्लड में भी जो है बढ़ जाता था, जिसके कारण लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ जाती थी। अब आ जाते हैं अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन। अभी हम पहले कैनाल्स पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि और कई ढंगों से भी पंजाब में इरिगेशन की जाती थी। जैसे कि 1849 में बहुत सारे वेल्स जो है पुटवाए गए थे। जैसे कि 1849 में कहते हैं कि 1,43,000 जो है वेल्स थे, जो कि बढ़कर 1901 में 3,17,000 तक हो चुके थे। और एक वेल्स के द्वारा सिंचाई सियालकोट, लाहौर, जलंधर, लुधियाना, मिंटगुमरी जैसे एरियो में की जाती थी। इसके अलावा पर्शियन व्हील का भी यूज किया जाता था। और इसके साथ साथ पंजाब में ब्रिटिशर्स के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जैसी स्कीम भी शुरू कर दी थी। 1926 में पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्कीम का काम शुरू किया गया। 1933 में ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा हमारे पंजाब का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट दैट वाज भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 1945 में हुई थी। तो ये तो होगी हमारी कैनाल्स की जो डेवलपमेंट हुई है या इरिगेशन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है। अब हम देखते हैं कि पंजाब में ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या कंट्रीब्यूट किया गया। सबसे पहले हम आते हैं रोड्स पे। तो रोड्स हम देखेंगे कि शेषा सूरी के द्वारा पंजाब में जीटी रोड एस्टैब्लिश की गई थी, जिसको ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा डेवलप किया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब में 1854 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, जिसमें जो है पंजाब में आधुनिक ढंग की जो रोड्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया। 1870 से लेके 1880 तक जो है वाइसराय माओ और वाइसराय रिपन के द्वारा जो है निश्चित लंबाई की बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण के लिए बहुत सारी ग्रांट्स दी गई। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं जीटी रोड या शेषासुरी मार्ग। जीटी रोड मींस ग्रैंड ट्रंक रोड। तो कहते हैं कि इस समय पंजाब में जो सड़क बनाई गई थी बहुत मजबूत पत्थरों से बनाई गई थी और 587 माइल जो है इसकी लेंथ थी। और ये जो सड़क थी, जो रोड थी, ये कलकत्ता से शुरू होती थी और उत्तरी भारत से गुजरती हुई दिल्ली, पंजाब में करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर और जेलम अटक तक पहुंचती थी। पंजाब में कहते हैं कि अगर हमने रोड्स को जानना है तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रोड में देखेंगे पेशावर से लाहौर, फिर लाहौर से अंबाला, अंबाला से करनाल। तो ये जो रोड्स हैं ये सैनिक और आर्थिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। ठीक है, ट्रेडिंग होती है इन रोड से और इसके अलावा आर्मी के लिए ले जाना बहुत आसान काम हो गया था। 1856 में 264 माइल जो है इसकी जो है रोड का निर्माण किया गया। जीटी रोड का लाहौर से अंबाला तक का दूसरा हिस्सा सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो है यहाँ पर और बहुत सारी रोड्स बनाई गई और इस रोड के बनने से जो है पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। नेक्स्ट है रोड्स ऑफ वेरियस डिविजन्स। अब पंजाब को कई डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं लाहौर डिवीजन। लाहौर डिवीजन में 424 माइल जो लेंथ है वो पक्की सड़कों की थी और 4800 मील लंबाई जो है वो कच्ची सड़कों की थी। और इसके अलावा जो है पक्की सड़क लाहौर, कसूर, फिरोजपुर से होते हुए लुधियाना तक पहुंचती थी और मिंटगुमरी जिला में 19 जो एडी है उसके अंत तक कोई पक्की सड़क नहीं थी। इसके बाद आता है रावलपिंडी डिवीजन। रावलपिंडी डिवीजन में रावलपिंडी, अटक, जेलम, गुजरात, शाहपुर जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। इसमें 3 पहाड़ी इलाके भी आ जाते हैं और इसमें जो है क्योंकि जेलम जिले में धरती जो है उबड़ खाबड़ सी है, समतल नहीं है, इसलिए सड़क जो रोड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी है।
इसके अलावा दिल्ली डिवीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, अंबाला और शिमला। इसमें पक्की सड़कें जो हैं वो 546 मील की हैं, कच्ची सड़कें जो है 4500 मील की हैं। और इसमें जो है रोहतक जिले की पक्की सड़कें जैसे कि दिल्ली, हिसार, रोहतक, भिवानी, रोहतक झज्जर, ये सब इसमें रोड्स आ जाती हैं। दिल्ली शहर से लाहौर, आगरा, जयपुर और हिसार तक पक्की और मजबूत सड़कें बनाई गई थी। और हिसार जिले में हिसार सिरसा, दिल्ली सिरसा सड़कें प्रसिद्ध सड़कें बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें जो है इसके अलावा मुल्तान डिवीजन में 5 जिले आ जाते हैं जैसे कि मियांवाली, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां। इसमें पक्की सड़कों की लंबाई 162 मील है और कच्ची सड़कों की लंबाई 3800 मील है। देन आता है कांगड़ा, हुशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर जिले। जलंधर डिवीजन के 5 जिले आ जाते हैं इसमें, और इसमें जो है सड़कों की लंबाई 165 मील है और इस डिवीजन में 1900 पक्की सड़कें हैं, 465 जो है वो कच्ची सड़कें बनाई गई हैं। अब सड़कों के इम्पैक्ट देख लेते हैं, रोड्स के इम्पैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो रोड्स का इम्पैक्ट क्या है। आवाजाही का एक बहुत आसान साधन है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सकता है। सैनिक एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर कहीं जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है तो बाय रोड्स हम आराम से गवर्नमेंट अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा सड़कों के द्वारा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा बन सकता है, एस्टैब्लिश होता है, और इससे जो है पंजाब पूरे भारत से जो है जुड़ गया था। ये सबसे बढ़िया बात थी, और सड़कों के बनाने से जो यात्री हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिली थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब तो ये होगी रोड्स की डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि पंजाब में रेलवे की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे डेवलप किया था। कहते कि पंजाब में रेल निर्माण के 3 पड़ाव में इसको 3 फेजेस ऑफ रेल कंस्ट्रक्शन पॉलिसी को फॉलो किया गया था। 1869 में फर्स्ट फेज आता है जिसमें जो रेल निर्माण का कार्य है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था, जैसे कि सिंध रेलवे लाइन, इंडस स्ट्रीम फ्लोटिला, पंजाब रेलवे, दिल्ली रेलवे, ये प्राइवेट कंपनी जो 4 थी उनको दिया गया था। देन सिंध रेलवे कंपनी के द्वारा 105 मील लंबी जो है सड़क बनाएगी कराची से कोटरी तक। देन उसके अलावा जो है और बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया था। देन सेकेंड फेज जो है वो 1870 से लेके 1880 तक था। इसमें अब गवर्नमेंट ने सरकारी फंड देना शुरू कर दिया था। 29 सितंबर 1870 के प्रस्ताव में प्राइवेट रेलवे और सरकारी रेलवे का नियंत्रण भारतीय सरकार को सौंप दिया गया था। इसके अलावा लाहौर से झेलम तक 1874 तक जो है बहुत चौड़ी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ। 1878 तक इसको कंप्लीट कर दिया गया और आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया था। देन थर्ड फेज जो है वो 1887 टू 1907 तक था। इसमें गवर्नमेंट और जो उसकी सहायक कंपनियां हैं मिलकर रेलवे के लिए वर्क करती थी। रेलवे लाइनें बनवाना, रेलवे ट्रैक बनाना और इसके अलावा जो है रेल से रिलेटेड जो भी चीज़ों का निर्माण किया जाता था। देन 1 जनवरी 1886 को सरकार ने सिंध, पंजाब, दिल्ली रेलवे कंपनी को कुछ और कंपनियों के साथ मिलाकर उत्तर पश्चिमी रेलवे का नाम देना शुरू कर दिया था। सो इसके द्वारा जो है बहुत सारी रेलवे ट्रैक्स बनाए गए थे और डेवलपमेंट की गई थी। देन है इस रेल नीति की कमियां क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेलवे पॉलिसी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है कहते कि 1863 में 23 माइल जो है रेल का निर्माण हुआ। 1901 में ये 3000 माइल हो गया। धीरे धीरे करके जो है अगर हम इस डाटा को देखें तो देखने पर पता लगता है कि रेलवे का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना रोड्स का हुआ था। इसके अलावा जो है पंजाब में बहुत सारी रिवर्स थी, तो अगर हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर पुल बनाने पड़ेंगे, देन हमें ट्रैक बनाने पड़ेंगे। तो उतना ना गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, ना उतनी मजदूरी दे सकते थे, ना उतना टाइम था, तो इसके कारण पंजाब में रेलवे का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। देन रेलवे में निश्चितता की कमी थी क्योंकि ज़्यादातर काम जो है ये ठेके पे दे देते थे, तो इसके कारण जो उतनी डेवलपमेंट रेलवे की नहीं हो पाई। इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा भी उतनी नहीं मिल पाई रेलवे डिपार्टमेंट को। और इसके अलावा जो है जो रेल लाइनें ज़्यादातर इन्होंने जो एग्रीकल्चर एरिया है उससे दूर रखी थी। किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता, अगर उन्होंने अपनी फसल लेके जानी है या कुछ भी करना है तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो दीज वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेलवे पॉलिसी
पॉलिसी ऑफ पंजाब टुवर्ड्स दैट टाइम। देन बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज। बेनिफिट्स देखो, सबसे पहले हमें, जैसे हमने रोड्स में बताया था, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये आवाजाही के लिए बहुत इजी हो गया था आम लोगों के लिए। इसके अलावा देश की प्रोग्रेस के लिए, देश के व्यापार के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। 1857 के विद्रोह के दौरान उसके पश्चात रेलों का प्रयोग सैनिकों को जगह जगह भेजने में काम आने लगा। रेलवे से जो है भारत में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा आई, और इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया। ये होगी हमारी रेलवे की डेवलपमेंट इन पंजाब। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो पंजाब में सबसे पहले डाक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। डाक व्यवस्था कहते कि पंजाब में 1851 में एक तरह से शुरू हो गई थी, और डलहौजी के समय में डाक व्यवस्था में और सुधार करने के लिए एक्ट पास किया गया और डाक विभाग को डायरेक्टर जनरल के अधीन किया गया था। और पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर जनरल की कमान के अधीन पोस्ट ऑफिस को दे दिया गया था, और चिट्ठियों के भार के हिसाब से जो है अमाउंट लगाया जाता था, और उस हिसाब से जो है पैसे लिए जाते थे लेटर को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। पहली जो डाक टिकट है 1854 में जारी की गई थी, और कहते हैं कि 1860 तक पंजाब में डाक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल पड़ी थी। और इसके अलावा जो है डाकघर, लेटर बॉक्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। 1880 और 81 में पोस्ट ऑफिस की कुल संख्या 842, 1900-1901 में 4900 एंड 1946-47 में 13,961 पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिश हो चुके थे। और डाक को आमतौर पर 2 घोड़ियों के साथ खींचने वाले जो बैलगाड़ी होती है उसके द्वारा जो है पहुंचाया जाता था। मुल्तान से सिंध, कराची, लाहौर से शाहपुर, जंग, डेरा इस्माइल खां से जो है थल और जल मार्ग दोनों के द्वारा जो है डाक संचार किया जाता था। इसके अलावा जो है इस समय 1900 तक कहते हैं कि डाकघरों की संख्या 1166 तक हो चुकी थी, और 1894 में डाक खानों को मलेरिया की रोकथाम के लिए भी कुनीन की जो मेडिसिन है उसको देने के लिए भी यूज किया गया था। देन आता है अदर पोस्टल सर्विसेज। तो 1854 में सिर्फ लेटर्स पहुंचाने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का यूज कई और चीजों के लिए भी किया जाने लगा, जैसे कि पहली बार 1884 में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एस्टैब्लिश किए गए, 1883 में टेलीग्राफ ऑफिस एस्टैब्लिश किए गए, और 1884 में पहली बार मनी ऑर्डर से लोगों के घरों तक पहुंचाने की सेवा शुरू की गई। 1895-96 में लाहौर में डेड लेटर ऑफिस खोला गया। इसमें जो है जो डाक लोग लेने से इनकार कर देते हैं वो इस ऑफिस में जमा करवा दी जाती थी, और ये काफी उपयोगी होता था। 1911 तक पंजाब में हर एक शहर में कम से कम 15 विलेजेस में जो है पोस्ट ऑफिस सेवा जो है वो शुरू हो गई थी। देन आती है इसकी वीकनेस में हम कहते हैं कि जैसे मनी ऑर्डर सर्विस शुरू हो गई थी तो डाकिये जो है वो इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है ज़्यादातर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वर्क करते थे, और जो रियासतों में जैसे कि हम पटियाला, नाभा, जींद रियासतें बात करते हैं तो उसमें जो है वो उसके अंडर आ जाते थे पोस्ट ऑफिस, और डाकिये उस हिसाब से वर्क करते थे, तो इसके कारण जो है थोड़ा सा लॉस जो है उस समय होता था। अब आते हैं टेलीग्राफ पे। टेलीग्राफ वह माध्यम है जिसमें लिखकर या छपवा कर जो है मैसेज को जो बिजली की तारें हैं वहां से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, और ये बड़ा अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन कारगर साबित हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ जो है 1853 में कहते हैं इससे रिलेटेड जो है तारें बिछानी शुरू कर दी थी। 1854-55 में लाहौर से पेशावर तक तार लाइन जो है बिछाई गई, 520 माइल जो है एरिया बढ़ा दिया गया, और 1869 में जो टेलीग्राफ है उसकी संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई, 1901 में 244 और 1931 में 97 विलेजेस तक जो है इसको पहुंचा दिया गया था। पहला टेलीग्राफ एक्ट 1854 में पास हुआ था, और इस एक्ट में जो है पिछले जो एक्ट थे उसको रद्द किया गया, और 1883 को टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक अलग एस्टैब्लिश कर दिया गया था। अब इसकी कमियां देख लेते हैं कि इसकी जो है बहुत सारी टेलीग्राफ की हम कहें कि कमियां भी थी, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम बहुत लग जाता था, ठीक
ठीक है। तो उससे पहले हम टेलीग्राम के ऊपर कर और उसकी किस्में देख लेते हैं। तो कहते हैं कि 16 शब्दों को 400 मील दूर लाइन द्वारा भेजने के लिए 1 रुपए से हिसाब से टैरिफ निश्चित किया जाता था, ठीक है। और टेलीग्राफ की 3 श्रेणियां स्टैब्लिश की गई, जैसे कि अर्जेंट टेलीग्राफ जहां पर जो है टैरिफ या कर दुगना देना पड़ता था, ऑर्डिनरी जिसमें 8 शब्द के पीछे 1 रुपया लिया जाता था, तीसरी है डेफर्ड टेलीग्राम जिसमें आम टेलीग्राम से आधी दर लगाई जाती थी, और ये 1904 तक ऐसे ही सिस्टम चलता रहा था। देन है टेलीग्राफ एन एक्सपेंसिव सर्विस। अब इससे जो है हमने जो भी मैसेज कन्वे करना है ये आम लोगों के लिए बहुत ही महंगा साधन साबित हो रहा था। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे कि मैसेज हम लेटर के थ्रू पहुंचाने में टाइम लगता था, इससे जल्दी मैसेज पहुंच जाता था। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। 1857 के रिवोल्ट में मैसेज कन्वे करना बहुत आसान हुआ। अब इसके दोष देख लेते हैं। दोष में ये है कि ये एक निश्चित सिस्टम है, इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एकाधिकार था, आम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर अमाउंट बहुत देना पड़ता था जो कि लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल था। तो आज के लिए पंजाब का ये कम्युनिकेशन सर्विस, कैनाल और पोस्ट ऑफिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।